केस अगर मेरी क्लास होती है तो मैं सैटरडे तक रुकूंगा, ठीक है, मंडे से सैटरडे 6 दिन में हम लोग फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नॉट मी जिस वीक में 3 दिन होंगे ना उस वीक में करा है? बेटा वो दिवाली वाले के आसपास भी कुछ गड़बड़ आएगी ना अभी, समझ इस बात को बेटा है। फोटोसिंथेसिस कहते हो ना नेक्स्ट वीक में, अगर एमडी सर नहीं आते तो मैं ही आऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक में कराएंगे फोटोसिंथेसिस, सही है, ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, दूसरी चीज भाई, 1 मिनट और, संडे को मैं सैटरडे संडे को टेस्ट पेपर डाल दूंगा, मॉर्फो, बायोलॉजिकल और प्लांट किंगडम, 3 चैप्टर तैयार कर लेना सब लोग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्लांट फिजियो में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपको, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखी होगी बिल्कुल, प्लांट फिजियो पढ़ी होती आती नहीं है। हाँ, अरे पढ़ी होना अलग चीज होती है, आना अलग चीज होती है भाई। हाँ, तुम में से आधे बच्चों को अब डाउट होने लग गया है, ये बहुत खतरनाक चीज है ना। किसकी किसकी ये प्रॉब्लम है भाई, कि जिसके नंबर नहीं आ रहे, सिली मिस्टेक, मार्क्स ना आना, ठीक है। और किसके साथ है, मार्क्स नहीं आना, सिली मिस्टेक होना, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, सबका ही है, ठीक है भाई, पढ़ ले। मैं फिर बोल रहा हूं ये गलत, ये सिर्फ 11th 12th के लिए होता है कि तुम 2 साल मेहनत करो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, ड्रॉपर के लिए नहीं होता है। 1 साल मेहनत करोगे कोई सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मेहनत से, डायरेक्शनल पढ़ो। एनी हाउ मान लो हम लोग 11th कब खत्म कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैक्सिमम, भाई इधर जान दे, पिटाई कर दूंगा मैं, क्या हुआ है, एनी हाउ 10-15 नवंबर तक आपकी 11th खत्म होनी चाहिए, सही है। और फैब में 10-15 फैब तक आपकी 12th, आपकी, मेरी नहीं, आपकी, मतलब मैंने कराया नहीं कराया उससे मतलब नहीं है, आपकी खत्म होनी चाहिए, समझ आया मैंने क्या बोला, तब जाके कहीं चांस बनेगा, और वो भी फिर फुल सिलेबस दोगे। 11th आपकी 15 नवंबर एट मैक्स, ठीक है, यस, सही है। और 12th आपकी 10 से 15 फैब, 15 या 20 फैब से आगे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आप टेस्ट दो प्रॉपर और रिवाइज करो, पर साथ के साथ 12th के साथ 11th रिवाइज करनी है, इसलिए कह रहा हूं अभी ये जो महीना है इसमें रिवाइज जरूर कर लो 11th, जितना किया है, नहीं तो आगे टाइम ही नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, लीव पढ़ना है हमने ना, ठीक है, हेडिंग डालो, लीव पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। कोई ऐसा जिसने असाइनमेंट बना लिया पूरा, लगभग बना लिया, आंसर की देख ली, उसमें से चेक कर लिया है, चेक नहीं किए, हाँ ठीक है, जो गलत है वो चेक कर लेना आंसर की में से, वो सॉल्यूशन दिया उसका वीडियो सॉल्यूशन, बच्चे वीडियो सॉल्यूशन से आप अपनी मिस्टेक देख लो, उसके बाद भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे तो बायो में आपको डाउट ज्यादा होने नहीं चाहिए, डाउट फिजिक्स केमिस्ट्री में बनते हैं, और तू याद नहीं करता कोई भी चीज, क्यों नहीं कर रहा भाई याद, कितने ऐसे हैं जिनके टेस्ट में 650 है, कोई है जिसका 650 है, और 600 से ऊपर कितने लोगों का है, 600 के ऊपर किसी के नहीं आए, 550 के ऊपर टेस्ट में, ठीक है, 500 के ऊपर 2 नंबर कम है, अच्छा 450 के ऊपर, अच्छा कहाँ कम है बेटा, किस में गड़बड़ हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में, और किसका बॉटनी में, किस में खराब हुआ है, पूरा खराब हो गया, केमिस्ट्री में नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोग कोशिश करो थोड़ा स्कोर इंप्रूव करो, कंबाइन था ना ये, कंबाइन टेस्ट था ना, ठीक है, स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव करो। चलो पढ़ते हैं, लीफ के लिए बात करते हैं, जरा इधर देखो भाई सारे, मेरी तरफ देखो, सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं,
आप में से सब बच्चों को याद है कि ये मेरे पास ब्रांच होती है, ब्रांच की टिप पर एपिकल होती है और यहां एपिकल है। यस, इसको कौन सी मेरिस्टेम कहते हैं? एपिकल। एपिकल अगर ब्रांच और स्टेम पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? शूट एपिकल। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं उसको सुनेंगे सारे बच्चे। भाई साहब इधर ध्यान रखिए, ठीक है? आज ये खत्म करना है ताकि नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट कर सकें। ध्यान से सुनो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीफ। लीफ में 3-4 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है लीफ के फीचर्स पे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डायरेक्ट, कि कौन कौन सा फीचर लीफ का होता है और कौन सा नहीं होता। सबसे पहला फीचर है कि लीफ हमेशा किससे डेवलप करती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम किस पर होगी? मेन स्टेम पर या ब्रांच पर। यहां तक समझ में आ रही है? इससे लीफ बनती है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी स्टेम पर लीफ बनी यहां से है, लेकिन बनने के बाद वो साइड में होती है ऐसे। तो अगर कोई चीज साइड में है ऐसे तो उसे कहते हैं लेटरल। उसे क्या बोलते हैं? लेटरल। जैसे मान लो ये बॉटल है, अगर ये ऊपर लगी होती, एपिकल बोलते, एपिकल। पर लीफ बन के ऐसे साइड में आ जाती है, अगर साइड में आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? लेटरल। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो लीफ सबसे पहले किससे डेवलप करती है? शूट एपिकल से। कैसे डेवलप करती है? लेटरली। एक्रोपिटल याद करो क्या बताया था? ओल्ड लीफ नीचे, यंग लीफ ऊपर। याद आ रहा है? ओल्ड लीफ नीचे, यंग लीफ ऊपर। तो ये कौन सी लीफ है? ओल्ड। ये कौन सी है? यंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। दूसरा, लीफ जहां प्रेजेंट होती है इस जगह को क्या कहते हैं? नोड। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम है और प्रेजेंट होती किस पर है? नोड पर। किस पे प्रेजेंट होती है? नोड पर। कैसे डेवलप होती है? लेटरली। एक्रोपिटल मतलब ओल्ड नीचे, यंग ऊपर। यस। और लीफ एक्सिल पे हमारे पास कौन सी बड होती है? यहां पर एक्सिलरी बड होती है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट वाइज। सबसे पहले लीफ डेवलप किससे करती है, डेवलप कहां पर करती है। क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है? एक्रोपिटल का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर? नोड पर प्रेजेंट होती है लीफ, सही है। और लीफ एक्सिल पर क्या डेवलप करती है? एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या बनाती है? ब्रांच और फ्लावर। इट डेवलप ब्रांच और फ्लावर। ब्रांच और फ्लावर। अब जरा ये पॉइंट्स देखो, अगर आपको ये लिखे हुए समझ में आ रहे हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, लिखेंगे अभी, आपको देंगे टाइम। लिटरल समझ में आ रहा है? फ्लैट मतलब चपटा। कहां पे बेयर आ रही है? स्टेम पे। कहां डेवलप हो रही है? नोड पे। उस पर क्या होती है? बड। कहां पर? एक्सिल पर। एक्सिलरी बड क्या बनाती है? ब्रांच। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। कैसे? एक्रोपिटल। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो पॉइंट्स मैंने बॉक्स में बनाए ये सारे क्लियर है? देख लो, फ्लैट, लेटरल, एक्सिलरी बड, शूट एपिकल, एक्रोपिटल। क्लियर है? सही है? ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में बन सकते हैं। नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा। मैं एक चार्ट बना के दे देता हूं, एक बार रीड कर लेना। वो तुम्हारा आएगा तो एनालोगस होमोलोगस में आ सकता है, जो एवोल्यूशन में है ना टॉपिक, वहां आ सकता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ, देख मेरी बात सुन, इसने क्या बोला है? इसने बोला है शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसकी लेंथ, वो लेंथ बढ़ाता है और वो लीफ भी बनाता है। यस यस। एक्रोपिटल मतलब ओल्ड लीफ नीचे, यंग लीफ ऊपर। ठीक है बेटा, तो किस बैच में? इस बैच में नहीं है? किस बैच का? अच्छा, थर्ड बैच में। ठीक, कोई नहीं। हाँ मुझे भी लग रहा है, इतनी तेज क्यों आ रही है? अब आ रही है? अब नहीं, अब ठीक है, इतना ही काफी है यार। हाँ, तुम भाई क्या हुआ है, कल कहाँ थे? कल नहीं आया था ना? झूठ बोल रहा है। तू भी नहीं आया पीछे, तो 2 दिन से गायब है। हाँ, पिछली क्लास में भी नहीं आया था। कोई बात नहीं, तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाएगी बेटा, जैसे नीट का पेपर होगा ना, सारी तबीयत ठीक हो जाएगी।
हाँ, ठीक है। हाँ, तब तुम यही बोलोगे सब लोग कि यहीं पे हम पढ़ाते थे पहले, नहीं पढ़ते थे यहाँ पे बोरिंग रोड में कोचिंग में। अब देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना, सुबह से शाम तक हम इतना भुट्टा बेच देते हैं। नहीं है, बिजनेस अपना अच्छा चल रहा है। हाँ, स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। हम्म, सुबह में यहाँ बेचते हैं, फिर वहां जाते हैं मेरिन ड्राइव बेचने, नहीं, है ना। हाँ, कई कई ब्रांच खुल गई है, मेरिन ड्राइव, बाजार समिति, घूम घूम के बेचते हैं। पढ़ लो भाई प्लीज। वेस्ट ना करना ये 4-5 दिन। हाँ, शाम में बहुत मन करेगा घूमने का। हाँ, जाना नहीं है, खाने के लिए जाने की क्या जरूरत है, घर पे मंगा ले। होटल पे, हॉस्टल बंद हो गया सबका। पटना में काम ना करना पड़े, एकदम रेडी रहता है आदमी। पैसा लिया हुआ है उसका उस दिन का है, पैसे पहले ले लेते हैं। हैं, और जो घर में कौन कौन, घर में कौन, घर से कौन कौन आता है? अच्छा, तू भी घर से आता है, तब भी नहीं पढ़ता है भाई? चलो पहले खत्म करो चैप्टर, फिर बात करते हैं। हैं, हो गया? आज तो अकेले क्यों बैठा है, क्या हुआ, दोस्त कम हो गए? हैं, निकाल दिए सब दोस्त? हैं, बस भाई, बातें कितनी बना रहे हो तुम लोग? ओए, इधर आ, तू पहले इधर आ, वहां से खड़ा हो, जल्दी आ इधर, यहाँ बैठ, यहाँ जा, इधर आ जल्दी आ। नहीं, यहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ पीछे, जल्दी आ। कितना बड़ा हो गया, अभी अकल ही नहीं आई है, नालायक। हाँ, ये करो जरा, क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया ना? जल्दी बेटा पढ़ो। ऊपर कौन पढ़ा रहे, वीटी सर? सिलेबस करवा लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम लोग को समझ नहीं रहे हो तुम्हारा। हाँ, सिलेबस कराओ पहले। एक्रोपिटल दोनों में होता है, लीफ और फ्लावर में। डेवलप फ्रॉम एपिकल बड से लीफ डेवलप करती है, फ्लावर एक्सिलरी बड से बन सकता है। नॉट पार्ट ऑफ शूट, दोनों पार्ट है शूट के, इसलिए ये आएगा। सही है, क्या आएगा? ये आएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के 3 पार्ट है, बन सकता है पर मोस्टली हम लोग उसको एक्सिलरी बड से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट है लीफ के, क्या क्या है? एक लेमाइना होता है, जिसका एक और नाम क्या होता है? लीफ ब्लेड। क्या नाम होता है? लीफ ब्लेड। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है? पिट्यूल। और तीसरा पार्ट क्या होता है? अच्छा, लीफ बेस से लिखना चालू करते हैं। लीफ बेस पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं यहां पर? लेमाइना। लेमाइना का एक और नाम होता है लीफ ब्लेड। ठीक है, ये 3 पार्ट है लीफ के। तीनों पार्ट ग्रीन होते हैं? यस। तीनों पार्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं? यस। नहीं, हाँ, अगर कोई भी पार्ट ग्रीन है तो प्लांट में फोटोसिंथेटिक होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि कोई लीफ जो है, लीफ, सारी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परमानेंट सेल 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फोटोसिंथेटिक सेल जिन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं, वो पैरेनकाइमा होते हैं। कौन से होते हैं? पैरेनकाइमा होते हैं। लेकिन प्लांट का कोई पार्ट जो बहुत हार्ड है, जैसे कि हरी स्टेम, जैसे कि पिट्यूल, इसमें क्या होता है? जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं। जैसे मान लो ये एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस के नीचे ये जो सेल्स है ना, जस्ट, वो कॉलेनकाइमा होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कॉलेनकाइमा।
याद क्या रखना आपने कि फोटोसिंथेसिस जो मेनली करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स करते हैं, पर कोलेनकाइमा भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो प्लांट का हार्ड पार्ट है, जैसे कि हरी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, सही है, और पिट्यूल थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसमें कोलेनकाइमा सेल्स होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ सपोर्ट भी देना है। लीफ हार्ड तो नहीं होती है, चपटा स्ट्रक्चर है, पिट्यूल हार्ड होती है, बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है, बोलो, ठीक है, देखो इसको तो लिखो कम से कम। कोलेनकाइमा बेटा क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, उनमें डिपोजिशन नहीं होती सेल वॉल में, कोलेनकाइमा में होती है। तो कोलेनकाइमा के सेल्स क्या दे सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये वाली पिट्यूल हार्ड होती है ना, तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, कोलेनकाइमा। बच्चे मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस के लिए पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस में कोलेनकाइमा सेल्स है। ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस करनी है, क्या देना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना है। अब समझ में आ गया? हाँ भाई, तेरे नंबर कितने आए थे टेस्ट में इस बार, जो अभी टेस्ट हुआ परसों? नहीं नहीं दिया होगा ना, टेस्ट नहीं दिया? बहुत दुष्ट है यार तू, पढ़ता है, कौन सी तबीयत खराब है? सही है, तो दोबारा दे पेपर, फिर पेपर देना दोबारा से, फिर खुद से दे कम से कम। तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना, ये बहुत, मैं सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, टेस्ट पेपर से 3 दिन 4 दिन पहले क्या फील हो रहा होता है, ये छोड़ देते हैं, अगला देंगे, ठीक है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो पता है क्या प्लान, कैसे अपने मन को हम कैसे समझाते हैं, हम कहते हैं ये छोड़ देते, फिजिक्स का ये वाला चैप्टर करते हैं, मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत करेंगे, तो हम शाम में भी नहीं पढ़ते, टेस्ट भी नहीं देते, और वो 2 दिन भी खराब होते हैं। फिर को नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं सबको बोल रहा हूँ, सबके अंदर यही होता है, टेस्ट से 4 दिन पहले ऐसा मन में आता है कि यदि टेस्ट ना दे तो सेल्फ स्टडी करके ज्यादा ये तो वेस्ट हो जाएगा टाइम, ऐसा मन में आता है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक नया प्लान चिपका लेते हैं अपने को, और वो प्लान क्या होता है कि टेस्ट छोड़ के फिजिक्स इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर कुछ खाते पीते हैं, गाने सुनते हैं, अब माइंड फ्रेश करके पढ़ेंगे, वो कुछ नहीं होता, वो दिन पूरा जाता है, अगले दिन एक नए प्लान के साथ शुरू करते हैं, पता चलता है 2 दिन में सिर्फ उन्होंने टोटल 60 क्वेश्चन बनाए, लेकिन अगर वो टेस्ट के लिए पढ़ते तो शायद उससे 4 या 5 गुना पढ़ लेते। टेस्ट इसलिए नहीं देना है कि नंबर आ रहा है, टेस्ट इसलिए देना आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, ठीक है। बहुत आसान होता है बेटा, हम भी अगर फील करते हैं, हम किसी किसी पेपर में क्या करते थे, हम भी सोचते थे यार नहीं देते हैं, ठीक है, आज छोड़ देते हैं, अगली बार और तैयारी के साथ आएंगे, सही है, फिर अगले साल आ रहे होते हैं, सही चीज है। हाँ, हाँ बेटा, रिवाइज का प्लान बना, और तेरा प्लान अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। देख मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, टाइम कम है, आप में से जिस बच्चे के पास ये प्लान नहीं है पढ़ने का कि मेरे को दिन में क्या पूरा करना है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं श्योर हूँ 100%। जो ऐसे पढ़ते हैं कि अभी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे, उनका नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन सिर्फ उस बच्चे का होता है जिसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है भाई? नहीं नहीं, कोई भी बच्चा हो, मैं तेरी भी बात कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। तुम में से मैक्सिमम के स्कोर कम क्यों है, क्योंकि तुम क्या करते हो, सिर्फ पढ़ते हो दिन भर, ऐसा नहीं पढ़ते नहीं, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, पर वो कोई डायरेक्शन थोड़ी है। मान ली मैं तुम में से कितने लोगों से पूछूं, एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना आज बैठ के, मेरे कितने चैप्टर ऐसे हैं जो मेरी 100% तैयार है, जिसको मैं 1-2 घंटे में रिवाइज करके उसका टेस्ट दे सकता हूँ, ऐसे कितने चैप्टर्स हैं। और मान लो 15 नवंबर तक अगर आपका 11th 80-90% उस सिचुएशन में नहीं है, तो शायद नहीं होगा फिर इस साल। इसका मतलब आपको अपना 15 नवंबर तक का एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन बेटा बहुत आसान है, सबसे आसान काम ही मोटिवेशन है, मैं डेली कर सकता हूँ। नहीं भाई क्या बात कर रहा है यार, ऐसी फर्जी टाइप की बातें कर रहे हो, वो अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। देख बच्चे, सबका अलग तरीका है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन की समझ होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। यदि सिचुएशन की समझ नहीं है तो नहीं होता है सिलेक्शन। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप में, उनको सिचुएशन की समझ होती है कि हमें कब कब क्या क्या करते हुए चलना है। एक बच्ची है, उसका 615 नंबर है, उसका सुबह मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, उसको कुछ वेटनरी मिल रहा है, शायद बिहार की काउंसलिंग के रिजल्ट अब आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज कल परसों से, आज से आने शुरू हुए हैं कि ये कॉलेज मिल गया हमें। तो उस बच्ची के 615 नंबर है, उसको
शायद थर्ड ड्रॉप था, उसको मिल रहा है वेटनरी। अब खराब सिचुएशन ये है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ले लो, उसने पढ़ सारा रखा है, कह रही मैं रिवाइज भी कर रही हूँ सर। अब वो उसका ये है कि अगर मई से पहले 2 महीने 13-13 14-14 घंटे नहीं पढ़ पाई तो नहीं होगा इस साल भी। अब वो फंस गई। तो मैं वही कह रहा हूँ, जितना आप दूर जाओगे ना, 2 साल ड्रॉप 3 साल ड्रॉप, उतना और मुश्किल होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो दम लगाना इसी साल लगाओ पूरा। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन घर वाले भी 3 साल के ड्रॉप के बाद फिर सपोर्ट बंद कर देते हैं, कहने की बात है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है वीडियो में बोलना कि मेरा चौथा ड्रॉप था, पांचवा ड्रॉप था, सिलेक्ट हो गया। वीडियो तो उसकी बन रही है जो सिलेक्ट हो रहा है। 5 ड्रॉप के बाद जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसका क्या होगा फिर? उसकी तो वीडियो भी नहीं बनती। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपना दिमाग सही रखो, गलत फहमी में मत रहना कि ऐसे हंसते खेलते मजे में। सीरियस रहना और सीरियस दिखना दोनों में फर्क है। मैं सीरियस दिख रहा हूं पर पढ़ नहीं रहा, मैं रिलैक्स दिख रहा हूं क्लास में पर मेंटली प्रिपेयर हूं कि घर जाके कितना पढ़ना है। ये तुम्हारे प्लान है, मेरे नहीं है। ये बच्चे नहीं हूं कि तुम्हें नहीं पता, ये बातें पता है पर तुम भाग रहे हो। और बेस्ट तरीका क्या होता है, कॉपी में लिख लो तुमने क्या किया है। जब तक तुम आईना नहीं देखोगे तुम्हें सच नहीं पता चलेगा। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो डेली लिखता हो कि मैंने इतना काम खत्म किया, क्योंकि क्या होता है, टारगेट कुछ और होता है, तुम टारगेट से बहुत दूर हो। अगर तुम कॉपी में लिख लोगे तो तुम्हें रियलिटी फेस करने को पड़ जाएगा, और रियलिटी तुम फेस नहीं करना चाहते लास्ट तक। यही होता है ना, रियलिटी तो यही है। तो जब आप लिखना चालू करोगे कि मुझे इस महीने तक ये करना है, और अपने टारगेट्स डेली लिखो, रात में सोने से पहले लिख लिया करो कल क्या करना है, नहीं तो करोगे नहीं। और डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो मजबूरी में नहीं आएगी, वो तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। ये वो एग्जाम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए एग्जाम ही नहीं है जो सोचते हैं आईक्यू अच्छा है बाद में कर ले जाएंगे, ये उनके लिए नहीं है। इसमें डेली पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो ज्यादा पढ़, डेली पढ़ना है और टारगेट बेस्ड पढ़ना है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, हम हर साल देखते हैं बच्चे फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। किसी का कोई एक सब्जेक्ट वीक रह गया, किसी के 2 वीक रह गए, किसी का ठीक था सब्जेक्ट पर वहां क्वेश्चन नहीं बना। ये जो सिली मिस्टेक वगैरह ये रिजल्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी कमियों का रिजल्ट है। टेस्ट में कम नंबर आना ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट है? ये तो रिजल्ट है, तुम इसे प्रॉब्लम बताते हो। प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता देता हूं। कुछ बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की को पढ़ने का मन कम करता है। जब मन कम करता है तो उसे वो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या कम बहुत कम पढ़ते हैं। बेटा 4 से 5 बार रिवीजन लगेगी, पहली 3 रिवीजन में टाइम उतना ही लगेगा। जितनी बार चैप्टर रिवीजन में घूमेगा उतनी बार तेरे दिमाग में। वही तो गलत है, पहले नोट्स रिवाइज कर। अच्छा, कभी चोट लगी है तुम लोगों को? किसी को चोट लगी है कभी हाथ पैर में कहीं? तो चोट में आप कभी ऐसा करते थे एक बार उखाड़ के देखें कितना ठीक हो गया? मान लो हम 3 घंटे बाद हर बार चेक करें उखाड़ उखाड़ के कितना ठीक हो गया, वो तो भरेगी नहीं कभी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ये चेक कर रहे हो कि मेरी कितनी तैयारी है, क्वेश्चन करके चेक करते नहीं करो। कम से कम 3-4 रिवीजन तक तो मत करो, रिवाइज करके स्कोर लाओ ना। बिना रिवाइज करे आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हो? ये बहुत आसान होता है, बहुत मजा आता है इस बात में बोलने में, बिना पढ़े नंबर ले आया, कोई नहीं लाता ऐसा, झूठ बात है ये। बिना पढ़े किसी के नंबर नहीं आते, जिसके नंबर आते हैं वो मेहनत करता है। ये सबसे झूठ बात है, ये वो इतनी बड़ी झूठ है जो तुम्हें ऑनलाइन में दिखेगा सबसे ज्यादा, कि हम पढ़ते नहीं थे आज इतना पढ़ा रहे हैं। कोई भी टीचर बिना पढ़े क्लास में नहीं आता, बहुत रेयर होता है। सब पीछे आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जो पढ़ के आते हैं फिर उन्हीं से बच्चा पढ़ता भी है। सब लोग मेहनत करके आते हैं। ऐसा लगता है कि टीचर बिना प्रिपेयर करे आ गया, उसको सब आता है, टीचर भगवान थोड़ी, ऐसे ही तुम भी हो। बिना प्रिपेयर करे टेस्ट मत दो, कोई फायदा नहीं है। और जब भी क्वेश्चंस बनाओ प्लीज टेस्ट के फॉर्म में बनाओ, अपने अपनी गलतियां पता चले, नहीं तो समय निकल जाएगा। ठीक है, ये सबसे खराब अप्रोच है, ये तो मैं सबसे खराब ही मानता हूं। बिना रिवाइज करे ये चेक करना हमें कितना आता है, सही है? ये तो लास्ट में जाके चेक कर जब 15 दिन रह गए हैं, और उसमें भी मत चेक करो। उसमें भी क्या करो, आप बायो का फुल सिलेबस देने जा रहे हो ना, 2 घंटा लगेगा फिर पूरी बायो रिवाइज करने में। आप खाली पेज पलट लोगे ना तो आपको उस पेज की वो दिखती है दिमाग में। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? ये लास्ट में भी तुम्हें 2 घंटा देना है रिवीजन, मैक्सिमम टेस्ट रिवीजन के साथ देने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन की बात करने। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कमियां कहां। रिवाइज करते करते वो याद रह जाएगा। सबसे पहला टॉपिक लिखो लीफ बेस। लीफ बेस क्या करता है बेटा? यहां है मान लो, ये क्या करेगा, अटैच करेगा किसको?
लीफ को किस पे? ऑन स्टेम और ब्रांच पे। सही है। लीफ बेस की कुछ मॉडिफिकेशंस है, सम मॉडिफिकेशंस है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल। उसमें क्या था, कुछ और भी था उसमें। स्टिप्यूल इसमें था, इसी में है। उसमें क्या था, फ्लावर में क्या था, ब्रैक्टे। ठीक है। स्टिप्यूल क्या होता है बेटा? स्टिप्यूल यहां गलत बना हुआ है ये एक्चुअल में, लीफ बेस पे बनाना है इसको, यहां नहीं बनाना है इसको, यहां गलत बना हुआ है। देखो बेटा, मेरी बात सुने ध्यान से। ये लीफ बेस है, इस लीफ बेस पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है। ये डेवलप करता है बोथ साइड पे, डेवलप ऑन बोथ साइड ऑफ क्या? लीफ बेस। यस, लीफ बेस के दोनों साइड में डेवलप करता है। अब ये देखो, इसको कहते हैं लीफ शीथ। क्या बोलते हैं? लीफ शीथ। इसका एग्जांपल है ग्रास। ऐसा ग्रासेस में होता है। किस में होता है? ग्रासेस में। आपने देखा होगा गन्ने की लीफ या शुगर केन की या किसी और चीज की लीफ यहां अटैच दिखती है, पर होती वो नीचे अटैच है, वो इस तरीके से कवर करती है। तो लीफ शीथ क्या करता है? एनक्लोज करता है। लीफ बेस एनक्लोज का मतलब, लीफ बेस क्या करेगा? एनक्लोज करेगा। एनक्लोज का मतलब होता है कवर करना। एनक्लोज पार्शली और होली। पार्शली मतलब थोड़ा, या कंप्लीटली। होली मतलब समझो ध्यान से, जैसे मैं, मेरी बात समझना। कुछ आपको ऐसे घास के पौधे दिखते हैं जिसमें लीफ बेस जो है ना, उसने क्या किया, पूरा कवर नहीं किया, आधा कवर किया है। ये तो पूरा कवर है ना, वो क्या करता है, एक हिस्सा कवर करता है सिर्फ, ये वाला पार्ट कवर नहीं करता। मान लो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कवर नहीं करता, सिर्फ इधर से थोड़ा सा कवर करता है। तो या तो थोड़ा कवर करेगा या पूरा कवर करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ शीथ। शुगर केन में दिख जाएगी आपको, गन्ने में दिखता है लीफ जो अटैच होती है, वो एक्चुअल में कवर बनता है। घास में दिख जाएगा आपको। ठीक है, मेज में, मक्के में दिख जाएगा। ठीक है। तो ये किस, इसका एग्जांपल क्या हो गया? ग्रासेस। अब आपने बेटा एक स्ट्रक्चर और देखा है, पुलवाइनस। पुलवाइनस कहां देखा है? टच मी नॉट प्लांट में आपको पढ़ाया था 10th में, वहां पर हो सकता है। इसमें क्या होता है, लीफ बेस स्वॉलन हो गया, इसे क्या कह रहे हैं? पुलवाइनस। पुलवाइनस क्या होता है कि लीफ बेस क्या हो गया? स्वॉलन। स्वॉलन समझ में आता है? फूल गया। तो लीफ बेस फूल गया, उसको हमने क्या बोल दिया? पुलवाइनस। अब इनके एग्जाम्पल याद कर लो। इसका एग्जाम्पल भी पी है, तो कौन सी फैमिली आ गई? फेबेसी। इसका एग्जाम्पल भी पी है, इसका एग्जाम्पल ग्रासेस है। ठीक है, मोनोकोट में ग्रासेस। ये सारे स्ट्रक्चर देखे हैं सबने? नहीं। लीफ शीट तो देखा होगा। ठीक है। आपने स्टिप्यूल देखा है किसी ने? हाँ, बीन का, बीन में दिख जाएगा आपको, बीन में दिख जाएगा। एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने इसका, ये स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए, देख लेना उसमें से। चलो इसको बनाओ जल्दी से। तेरे को स्ट्रक्चर में फर्क दिख रहा है? ये सेम है, ये फूला हुआ है, और ये वाले को ये स्टिप्यूल ऐसा देख, ये स्टिप्यूल है, सेम कैसे है बेटा? अच्छा, कौन ग्रो करता है जमीन पे? किसने कहा ये? वो तो ब्रायोफाइलम होता है लीफ बेटा। कहां पढ़ा तूने? फुलवाइनस किस लिए होता था? टच करते थे, यहां पर पानी का कुछ गड़बड़ होती थी, लीफ नीचे गिर जाती थी। टच मी नॉट प्लांट में पढ़ाते थे 10th में। नहीं आया याद? कुछ याद नहीं है, छोड़ दे। लीफ बेस समझ में आ रहा है? लीफ बेस थोड़ा सा फूल गया तो उसको क्या बोल रहे हैं? फुलवाइनस। और लीफ बेस पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल। दोनों पी प्लांट के वाली फैमिली में मिल जाएंगे, और ग्रासेस में ऐसे कवर करता है लीफ बेस, बस। ठीक है। हाँ, उतना ही याद रखना है बस, और याद नहीं रखो बच्चे। ठीक है। क्या पढ़ लिया तूने ऐसा? देख ले, कोई बात नहीं बेटा, चेक भी कर। लिख लो बेटा जल्दी से।
हाँ बेटा, नोट्स याद नहीं होता क्यों? हाँ बेटा, दिक्कत क्या है कि अगर आप नोट्स में आप जब रीड करते हो, नोट्स में मेन पॉइंट होते हैं कुछ, उनको कलर पेन से जो आता है ना मार्कर टाइप से, उनसे मार्क कर लिया करो। उसी को आपको मैं बताता हूँ नोट्स पढ़ने का रियल तरीका क्या होता है। 5 पेज रीड कर लिए, 5 पेज के बाद उसको 2-3 बार रीड कर लिया, उसके बाद वो बंद करके रख दिया। उस 5 पेज की काम की चीज आप बिना देखे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए काम की चीजें क्या है। अब इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ काम की चीज क्या है, पुलवाइनस किस में मिलता है, स्टिप्यूल किस में मिलता है, लीफ शीथ किस में मिलता है। समझ में आ रहा है किस में मिलता है, ये काम का है। और होता क्या है, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो आप 5 पेज को अगर आप पूरा ढंग से रीड कर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, आधा पेज में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है आपने, बिना देखे। हाँ, नहीं, यही तो तेरे को समझा रहा हूं। तुम पूरा रीड करते हो एक बार, तो क्या होता है, तुम्हें कुछ याद हुआ, कुछ नहीं याद हो, तुम्हें पता नहीं चलता कितना याद हुआ। ये प्रॉब्लम है। तो तुम पहले 5 पेज करो, उसको लिख लिया, अगले 5 करो, अगले 5 करो। मान लो 40 पेज हैं, ठीक है, तो 5 कर लो, 6 कर लो, जितने में तुम कंफर्टेबल हो। अब तुमने जब 6 पेज कर लिया, ठीक है, अब जब वो पूरा एक बार करके पूरे को लिखने की कोशिश करो। जो भूल गए वो दोबारा करना है, और जो याद रह गया वो तुम्हारा हो गया। नहीं, एक बार में 5 पेज करना है। बैठे 15 मिनट में 5 पेज रीड कर लिए 3-4 बार, रजिस्टर बंद करना है, रफ लेके बैठना है, गंदी राइटिंग में ही लिखना है, पर लिख लेना है जल्दी जल्दी, मुझे ये याद किया। खोल के देखना है क्या भूल गए। समझ में आया? उसको फिर रीड कर लिया। ऐसे करते करते पूरे नोट्स हो गए। अब क्या करना है, पूरा अब एक साथ पढ़ना है, और कोशिश करनी है उसको रफ में, गंदी राइटिंग में ही सही, 15 मिनट में सब लिख डालो। समझ में आया? उस तरीके से याद। तुम क्या करते हो, नोट्स लेके ऐसे बैठ के आराम से इधर उधर देखते हुए पढ़ते हो, वो सबसे खराब तरीका है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, और दूसरा तुम्हें ये नहीं पता चलता वो याद हुआ कि नहीं हुआ। सही है बेटा? जब तू नोट्स पढ़ लेगी तो एनसीईआरटी ज्यादा समझ आएगी और जल्दी समझ आएगी। समझ इस बात को। तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स पढ़ोगे, नहीं होगा। तुम क्या करते हो, 3-4 चीजें एक साथ खोल लेते हो, एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, नोट्स भी कर लेंगे। पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स याद हो गए, उसके बाद जब एनसीईआरटी रीड करोगे, तो एनसीईआरटी रीड करने का मतलब रीड नहीं करना होता। एनसीईआरटी रीड करने का मतलब क्या, तुम्हें लाइन का मतलब समझ आ रहा है, सिर्फ वो करना है। समझ आया नहीं आया? किसी को नींद आ रही है बताओ? क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद, उसी दिन करना है ना, टाइम तो लगेगा। बच्चे, मैं समझ इस बात को, देख कैसे मैं, हम लोग कैसे पढ़ते थे, मैं तेरे को क्लियर बताता हूँ। मैं अपना बता देता हूँ। मुझे 12th में ऑर्गेनिक का मैंने 14 नंबर का पूरा पेपर छोड़ा था, 12th बोर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद का सारा पेपर ठीक था, मैंने बोर्ड में ऑर्गेनिक करी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक अजीब सी लग रही थी और ना समझ आ रही थी। जब हम ग्रेजुएशन में गए तो वहां पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के 3 अलग अलग पेपर थे। तो इंटरनल्स में तो चल जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन याद करके लिखा। फाइनल्स में जब हम लोग गए तो हमें ये समझ में आ गया पढ़नी पड़ेगी। तो किसी ने बोला कि कोई सैंपल पेपर आता है, उसको ट्राई करते हैं। तो एग्जाम से शायद 6-7 दिन पहले मैंने एक बार सैंपल पेपर खोल के देखा, पर बिना समझ आए उसको लिखेंगे कैसे। एग्जैक्टली मेरे को याद है 3.5 दिन की छुट्टी थी, ठीक है। पेपर था ऑर्गेनिक का, मैं एक बुक खरीद के लाया, मोटी सी, मोटी मतलब नॉर्मल बुक थी, और वो थ्योरी बुक थी। मैंने एग्जैक्ट 56 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ी है। अब उसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दिन में डिवाइड करो। मेरे को काउंट है, मुझे आज तक याद है वो। उससे परफेक्शन नहीं आई, पहला डर खत्म हो गया। दूसरा, अगर हम उसको देखें तो कितने नंबर आए, मान लो 25 के मल्टीपल में थे नंबर, 75 का था पेपर वो, उसमें 52 मार्क्स आ गए। पहले दिन में परफेक्ट नहीं आएगा, पर समझ आ गया कि करना क्या है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप क्या करोगे, कोई चीज से भाग नहीं पाओगे कभी भी, आपको आज ना कल उससे लड़ना ही पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हो। क्लियर है? तो पहली बार जब समझ में आता है नहीं करना कैसे है, वो तभी आएगा। बहुत सारे आप में से अभी तक फिजिक्स से भाग रहे होंगे, बैठे ही नहीं उसके साथ, लड़ाई नहीं हुई अभी तक। हाँ हाँ, नोट्स रिवाइज करना है बच्चे, नोट्स रिवाइज करना है। तुम क्वेश्चन भी रीड करते हो, क्वेश्चन रीड करके अच्छा सर ने ऐसे ऐसे कराया, इससे कैसे हो जाएगा। मान ली मैं तुझे यहाँ बैठा के समझा दूं, देख बेटा यहाँ से सीधे जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, ऐसे पहुंच जाओगे, पहुंच सकते हैं ऐसे। जब तक रास्ता 2 बार खुद नहीं देखोगे तो कैसे जाओगे? तुम्हारी अप्रोच गलत है चीजों को लेके।
टाइम लगता है, मैं सही अप्रोच में हमेशा समय लगता है, शॉर्टकट्स नहीं है। पर दिक्कत ये अभी टाइम भी कम है, तो इसमें कैसे करोगे? घड़ी लगा के बैठो। बेस्ट तरीका होता है घड़ी लगा के बैठो। 15 मिनट में नोट्स रिवाइज करनी है तो करनी है, 20 में हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, आधे घंटे में लगेगा। लेकिन आप रैंडम लेके बैठ गए तो 3 घंटे में भी नहीं होगा। आप घड़ी लेके बैठो ना, टाइम रखो, 2 घंटे में पूरे नोट्स रिवाइज करने, 5-5 पेज करके, 2 के 3 लग जाएंगे। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप वैसे करने बैठे तो नहीं होगा। और एक और चीजें बता देता हूं, आपने पहली रिवीजन आगे से करी, दूसरी रिवीजन में सेकंड हाफ करो, क्योंकि जब आप पहली रिवीजन करोगे उसमें आगे का स्ट्रांग हो जाएगा, पीछे का पार्ट वीक रह जाएगा। सेकंड रिवीजन में सेकंड हाफ से करो। समझ आया? इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि ह्यूमन फिजियो में सबसे मुश्किल क्वेश्चन जॉइंट्स और वाले टॉपिक से बनता है जो लास्ट में दे रखे हैं, क्योंकि वो तुम सबसे कम पढ़ते हो डिसऑर्डर। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं आपको, आप अपनी अप्रोच ठीक करो, घड़ी लेके बैठा करो पढ़ने, ऐसे मत बैठा करो। ग्रुप स्टडी नहीं होती है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रुप स्टडी का मतलब है तुम्हें किसी से डाउट पूछना है, डाउट पूछ लो उससे, अपना काम निकालो, जाओ वहां से, क्यों बैठे उसके साथ? समझ आ रहा है? किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, तुम्हारा अपना एग्जाम है ये, किसी से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे को, ना कोई दोस्त है ना कुछ। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आज हमारे साथ जो थे पता नहीं कौन कहाँ कहाँ है, कभी बात हो जाती है, एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ कुछ काम पड़ेगा हम फोन कर देंगे, वो कर देंगे, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी हम मदद कर देंगे। पर इतने सब जो चल रहा है हमारे आसपास, हम नहीं मिल पाते ना, बात हो पाती है, वो भी रहेगा। और किसी को ये साबित करने की कोशिश मत करो तुम अच्छे हो, ठीक है? अपने लिए सेल्फिश होना ठीक होता है, कि तुम जिस एज में अपना करियर बना रहे हो, दोस्त खाना खाने जा रहा है साथ में मत जाओ, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट करना उसके साथ? इसका कोई भाई, सेल्फिश तुम अपने लिए हो ना, अपना करियर बना रहे हो। दूसरा अपने दिमाग से निकाल दो, कोई पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ता पेरेंट्स के लिए। तुम बताओ पढ़ रहे हो पेरेंट्स के लिए? मुझे तो नहीं लग रहा, कोई नहीं पढ़ता बेटा, कहने की बात होती है सिर्फ। ये तो ये होता है कि सोसाइटी को दिखा रहे हैं हम कितने अच्छे हैं। तुम करियर तो अपना बनाओगे ना, जब तक तुम डॉक्टर बनोगे या कुछ सेटल होगे तब तक उनको वैसे, उनको अगर पैसे की इतनी नीड होती तो वो तुमको थोड़ी देते। मान लो तुम उनको पैसे दोगे भी, ऐसा क्या खर्च खर्च कर देंगे वो? तो अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उनके लिए बहुत कुछ कर पाओगे। तुम जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है? ये है कि पेरेंटल केयर है, वो अपनी सारी चीज दे देंगे तुम्हें, तुम नहीं दे सकते, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है एग्जैक्ट? ये 2 महीने क्रूशल हैं, खासकर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तुम्हें स्थिति समझ आती है और इसे कंट्रोल कर ले गए तो सिलेक्शन हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। जो अक्टूबर नवंबर कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर क्योंकि 12th का सिलेबस चलेगा, उसके साथ 11th रिवाइज नहीं होगी, सही है? फिर रिवीजन आएगा फरवरी के बाद। अब फरवरी के बाद आपको 11th भी तब क्या आएगा बताता हूं। 1 वीक का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, और 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर बॉटनी, 2 चैप्टर जूलॉजी, 8 चैप्टर आ रहे हैं 4 दिन बाद पार्ट टेस्ट में। कैसे दोगे? सोचो। वो वहां हेल्प करेगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं कर पाओगे फैब में अगर अभी रिवाइज नहीं करना चालू किया तो, ठीक है? आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा, बिना घड़ी लिए बैठ के पढ़ते हो, मस्ती में पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं आधा पौना घंटा। अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, कोई फायदा नहीं होता है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा मेडिकल कॉलेज तुम्हारा है, तुम्हारे वहां नए दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? ये तुम्हें लगता है फैमिली के अलावा और किसी को फर्क नहीं पड़ता, और फैमिली को भी तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क पड़ता है, बाकी नहीं पड़ता। कई बार ऐसा लगता है उन्हें भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अपनी चला रहे होते हैं, वो सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन स्टिल वो बिलीव करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा हुआ है। और ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे से पढ़ लोगे तो सिलेक्ट ही हो जाओगे। हाँ, टीचर क्यों सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि कंटेंट सही होना चाहिए। जब तक मैं कंटेंट सही नहीं दूंगा आप सही दिशा में नहीं जा पाओगे, बस इतना होना चाहिए, और कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है? जब आप अगर मेरे से पूछोगे, यहाँ के बाद आपको टीचर से ज्यादा डिसिप्लिन की नीड है। ये जो 5-7 महीने ना, कंटेंट तो चाहिए चाहिए, उससे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन जितना ज्यादा हो जाओ। बहुत से बच्चे बेटा अभी भी सिलेक्ट हो जाते हैं, अभी भी हो जाते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन उनमें बदलाव दिखना चालू हो जाता है। हम भी, अब मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, हम भी बैचेज में जिन बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे उनसे बात करना चालू कर देंगे, जैसे दशहरे के बाद आते हैं प्रॉपर प्लान से। पर मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं इंप्रूव कर पाऊंगा जिसके 200 आ रहे हैं, उसको पहले खुद उठाना पड़ेगा। 200 के 600 नहीं बनेंगे अचानक से, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
आपको खुद थोड़ा सा पुश मारना पड़ेगा, ठीक है। मान लो एज अ कोचिंग मेरे को क्या सोचना चाहिए, मेरे को ये देखना चाहिए किससे रिजल्ट आएगा। गलत कह रहा हूं मैं? सारे लोग वही देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप मतलब अपने वीकनेस पहचानो, उस पर आकर टीचर से बात कर सकते हो, करो, पर सोल्यूशन खुद निकालो। कुछ बेसिक फंडामेंटल है, नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, कम समय में पूरा करना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने टारगेट्स क्लियर रखो, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन करना, उस दिन वो टारगेट पूरा होना चाहिए। टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ कॉपी में लिखो, अगले दिन का सोने से पहले लिख के रखो, तो दिमाग पे प्रेशर रहेगा, करना है। प्रेशर लेने का ये मतलब नहीं होता कि आप परेशान हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी चीज, मान लो नहीं होता है, इस साल नहीं हुए सिलेक्ट, या नीट में हुआ ही नहीं, आपको सबसे ज्यादा जरूरी तैयारी करना आना चाहिए किसी एग्जाम की। अगर आप ये सीख गए तो लाइफ में कुछ कर जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हम लोग टीचर ही तो हैं, सभी लोग पैसा कमाता है, ऐसा थोड़ी कोई नहीं सैलरी कमा रहा होगा, नहीं। तो हम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में पढ़ना सीखा होगा ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक वाली बात, फर्स्ट टाइम हमने रियल में सीखा कि ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, टाइम लगा के। क्योंकि मुझे पता था नहीं हुआ ये खत्म, तो मैंने टाइम लगा रखा था, ये 4 टॉपिक इस दिन, ये 4 टॉपिक, बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, आखिरी दिन तो मैं नहाया ही नहीं, आखिरी 2 दिन तक नहाया नहीं, मैं सिंपल पढ़ने लगा। और एक और बताता हूँ, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाकर हमें पहले था कि पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करने के लिए एमएससी करनी पड़ती है अच्छी जगह से, तो उसके लिए एग्जाम होते हैं बहुत सारे। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हमें समझ में आया कि करना है, तो तब क्या हुआ, एग्जाम में गैप आ गया, जो गैप एग्जाम चलते हैं ना बीएससी के, उसमें गैप आ गया 1 महीने का, कुछ इलेक्शन वगैरह थे कॉलेजेस में। तो हमने क्या किया, उस 1 महीने में एक शेड्यूल बना लिया कि एंट्रेंस की तैयारी करनी है, सब छोड़ दिया, ठीक है। और ऊपर मई जून का समय था वो, शायद मेरे ख्याल से 18 अप्रैल को पेपर था पहला, उसके 1 महीने पहले से पढ़ना चालू किया। गर्मी आ गई थी, मार्च का टाइम था, लगभग गर्मी आ गई थी, मैं फैन बंद कर देता था, मैं सुबह चालू करता था, 6 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ता था, फिर थोड़ा सा खा के 1 घंटा सो जाता था, फिर मैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक फैन बंद करके रूम में पढ़ता था। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल टेम्परेचर 5-6 बजे हो जाता है, उसके बाद नहा के खाना खा के, फिर तो मैं ऐसा नहीं रात में जगता था, पर मैं दिन में 14-15 घंटे निकाल रहा था। मेरी बात समझो, आप क्या करते हो, जो पोस्ट लंच, प्री लंच, स्नैक्स, इसके पहले के टाइम वेस्टेज बहुत है आपके। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मिनिमम टाइम वेस्ट करो, ठीक है। बॉडी आपकी कुछ बोल नहीं रही है आपको, अगर आप 6-7 महीना पुश करोगे कुछ कहेगी नहीं आपको, पर उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो और परेशान करेगी आपको। ये क्लियर है बेटा? ऐसा कुछ आप क्यों बीमार रहते हैं, आप में से आपकी हैबिट्स खराब है, रात में देर तक जग गए, पढ़ा नहीं, अगले दिन पूरा खराब है। हमें रात में जगना कंपलसरी, हमें 14 घंटे चाहिए एक दिन के, 6 घंटे 7 घंटे में, 5 घंटे रात में सोता था, 2 घंटे दिन में सोता था। मैं क्लियर था अपने बात को लेकर, क्योंकि जब तक आप लोग फिक्स नहीं करोगे कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको होगा नहीं। यहां भी देखो, आपकी क्लासेस खत्म हो, नहीं काम है, जाओ घर। समझ आ रहा है? यहां जगह नहीं है पढ़ने की, कहीं जहां भी बैठ के पढ़ो, वहां पे चुपचाप जाके। दोस्त चलेगा आधे घंटे बाद, कौन पूछ रहा है किसको? अब क्यों नहीं समझ रहे? इनसे कुछ नहीं हाथ लगेगा। क्लियर है? अपने गोल्स क्लियर रखो बेटा, तभी सिलेक्ट होगे, नहीं तो ये सबसे खराब टाइम है अक्टूबर नवंबर। जो इसको जीत लेगा शायद उस चांस में आ जाएगा कि हम अब कर पाएंगे। अब सोचो, आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ 10 नंबर से रह गए या 5 नंबर से रह गए, पूरा साल रिपीट होगा। सही है ना? दूसरा, साल में ये सीख लो तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। हमने बस ये सीख लिया था, मतलब बीएससी करते वक्त ना फाइनल ईयर में ये सीख लिया तैयारी कैसे करनी है। उससे जब हम मास्टर्स कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी। हमारे यहाँ क्या होता है, नेट का पेपर होता है लेक्चरर के लिए, पहले अटेम्प्ट में अपने आप हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या सीख लिया हमने, जब हमने तैयारी करी तो ये सीख लिया तैयारी कैसे करनी है। और जब आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना 5-7 दिन, तो आपको ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ अजीब सा हुआ है, मुझे चीजें ज्यादा समझ आ रही है। ऐसा आपके साथ कब हुआ था? जब आप क्लास 12 का पेपर दे रहे थे, वो आखिरी के 4-5 दिन फिजिक्स समझ आ रही थी, उससे पहले जीवन में नहीं आ रही थी। क्योंकि आपने क्या किया, दिमाग पे एक साथ लगातार काम करके काम किया। इसी तरीके से आपको 5-6 महीने लगातार काम करना है, धीरे धीरे वो ग्राफ बनता है, वो जो ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है वो जाता है, पर ये करना अभी है आपको, बाद में नहीं कर पाओगे। क्लियर है? उल्टे सीधे तरीके मत बनाओ, कुछ नहीं होता ऐसा, कोई कोई शॉर्ट ट्रिक्स है ही नहीं बेटा। सिंपल फंडामेंटल्स हैं जो लोग करते आ रहे हैं। क्यों गांव से बच्चे अचानक से सिलेक्ट हो जाते हैं? यूपीएससी करने के लिए भी कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है,
कोचिंग सिर्फ ये बताती, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोचिंग सिर्फ ये बताती है सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है। यहाँ तो सिलेबस डिफाइन है ना, कोचिंग सिर्फ ये बता, कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती यूपीएससी का, वो उस बच्चा खुद करता है, एफर्ट नहीं तो नहीं होता, कोई पढ़ा ही नहीं सकता, सिलेबस इतना है। ज्योग्राफी अपने आप में पूरी किताब है, 10-11 महीने में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सारी पढ़ा पाना समझा के इम्पॉसिबल काम है, और वो तो सिर्फ जनरल नॉलेज है, उसके बाद सब्जेक्ट अलग हैं। सिर्फ कोचिंग ये बताती है कि क्या सिलेबस है, इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता किसी को। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, और डॉक्टर इंजीनियर क्यों सिलेक्ट होते हैं, उन्हें तैयारी करना आता है। आपको सिर्फ ये सीखना तैयारी कैसे करनी है, और ये 7 महीने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं ऐसा सीखना जो आपको मतलब बहुत ज्यादा वो करेगा। यहाँ पे देखो, हाँ बेटा ना, मॉडिफिकेशन लीव बेस की बना लो, देख लो इसमें से कुछ आपको ना आता हो। फुल वाइनस आ रहा है बच्चे? मैं सिर्फ आपको चाह रहा हूं कि ये मंथ्स खराब नहीं करो। पार्शियली होली समझ में आ रहा है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या नाम है? स्टिप्यूल। ठीक है, सही है। क्या चीज? फुल वाइनस बेटा दो चीज होती है, जैसे उसमें टच मी नॉट में तो क्या होता है, टच करते ही प्लांट ऐसे गिर जाता है, तो वहां पे कुछ टर्गर का होता है। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी मॉडिफिकेशन का मेन रीजन होता है एडेप्टेशन, एनवायरमेंट को लेके कुछ अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे आओ, पिट्योल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले भाई पिट्योल क्या है, ये है, इधर देखो बेटा, ये पिट्योल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, पिट्योल का काम क्या होता है, मेरी बात सुनो, इधर देखो। अगर मैं किसी लीफ को बिल्कुल ऐसे चिपका के बना दूं, ये लीफ बेस है, ऐसे चिपका के बना दूं, दो नुकसान होंगे। पहला, इस पे लाइट कम पड़ेगी, सही है। दूसरा नुकसान क्या होगा कि जब हवा चलेगी ये हिलेगा नहीं। हवा चलने से, हिलने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ती है, लीफ कूल होती है, सही है। तो पिट्योल क्या होता है, किसको होल्ड करता है? ब्लेड को। ब्लेड क्या है? लीफ ब्लेड। किस पे? लाइट पे। दूसरी चीज, किसने कभी कभी आप किसी छत पे हो और आपको नीचे जमीन पे मतलब पेड़ लगाओ, आप छत से देख रहे हो, ऊपर वाली लीफ ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। रीजन क्या है कि अगर सीधी लाइट पड़ेगी तो जल जाएगी, जो टॉप पर होती है सबसे। तो इसका मतलब पिट्योल ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में सेट करता है। ये वाली बात समझ में आ रही है? कौन सेट करता है? पिट्योल। तो पिट्योल उसको लाइट के लिए होल्ड करता है। ये पतला स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही ऐसे हिल पाता है। ठीक है। फ्लटर, फ्लटर मतलब मूव। यहां फ्लटर का मतलब क्या है? मूव इन एयर। उससे क्या होगा? इंक्रीज करेगा क्या? ट्रांसपिरेशन। क्या इंक्रीज करेगा बेटा? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है? क्या इंक्रीज करेगा? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा कैसे? उसको ठंडा करके लीफ को। अगर पिट्योल एब्सेंट होती है तो ऐसी लीफ को सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल लीफ का क्या मतलब है? पिट्योल एब्सेंट है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, पिट्योल की मदद से लीफ हिल रही है, अगर हिल नहीं पा रही है तो क्या बोलोगे? सेसाइल। मूव कर रही है तो मोटाइल। भाई अपनी जगह से नहीं जा रही तो मूव तो कर रही है ना ऊपर नीचे, तो उसको मोटाइल या कोई और वर्ड यूज कर लो। लेकिन अगर मूव ना कर पाए तो क्या लिखोगे? सेसाइल, जैसे स्पॉन्जिस में लिखते हैं, पॉरीफेरा में। सही है, सेसाइल सब समझ में आ रहा है? ऐसी लीफ आपको कहां दिखेगी मैं बता देता हूं, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कैलोट्रोपिस में दिखती है। वो जो आक का पेड़ होता है ना, जिसमें तोड़ने पर लीफ में वो मिल्क निकलता है, उसकी लीफ में पिट्योल नहीं होता, वो डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी होती है। ठीक है, कभी देखने को मिलेगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है यार, कैसी बात कर रहा है भाई? वो एडेप्टेशन एक अलग तरह की। मैं ये कह रहा हूं, तू कह रहा है कि जल जाएगा, नहीं समझ रहा है। पिट्योल उसको डिफरेंट एंगल पे करता है। अब वो जरूरी थोड़ी उतनी लाइट में मिलता हो प्लांट। मैं ये कह रहा हूं कि एक नॉर्मल काम ये है। सही है, ठीक है, बनाओ जल्दी से। लीफ ब्लेड पे बात करते हैं। हाँ, लीफ थोड़ा थिक होता है और हल्के रंग का होता है। गाढ़े रंग का होता तो ज्यादा लाइट पड़ती उस पर। हल्के रंग का होता है। गाढ़े रंग की लीफ शेड में होनी चाहिए, ओपन सन में। शेड में। पुदीना, पुदीने की लीफ शेड में ग्रो करता है, पता है सबको? मिंट प्लांट जो होता है वो शेड है। हाँ, मनी प्लांट जो है शेड में होता है। मनी प्लांट खासकर मैं तो मिंट की बात कर रहा हूँ। पुदीने का पेड़ जो है वो शेड में ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओपन लाइट में क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है। पिट्योल में एक नोट लिख देता हूं, कौन से सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं? कॉलन काइमा। नोट में लिख दूं? कॉलन काइमा सेल क्या देते हैं इसको? कॉलन काइमा सेल्स गिव सपोर्ट। किसको?
पिट्यूल को। यहां तक कोई डाउट है बेटा? होल्ड का मतलब, उसको होल्ड करना मतलब पकड़ना। ब्लेड बेटा लेमाइना, इसको इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। सही है, लीफ ब्लेड या लेमाइना। लीफ ब्लेड या लेमाइना, ब्लेड मतलब लीफ का वो मेन पार्ट। हाँ, लाइट मतलब लाइट जिधर होगी उसके अकॉर्डिंग होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे लीफ एंगल भी बदलती है लाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। लेमाइना पढ़ रहे हैं। पढ़े आगे। है, हाँ वही वाला है, वेलवेट वाला, वही कैलोट्रोपिस। ठीक है, घर जाना भाई, टाइम वेस्ट ना करना 4-5 दिन। हाँ, कभी तुम देखने जाओ कि बगल वाले का खेत कितना कट गया है ना, आज क्या उगाया है इन्होंने, है ना। है, नहीं, पूरा जानकारी लो गांव में किसकी किससे लड़ाई हुई, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, वो ना करना। क्या चीज सब में होती है ड्राइव? हाँ, क्या चीज? हाँ क्यों, पी पी और वो लीफ शीत का नहीं, मोनोकोट में होता है। नहीं, लीफ शीत मोनोकोट में नहीं बेटा। स्टिप्यूल जो है और में भी मिलता होगा, तुम्हारे सिलेबस में किस में दे रखा है? पी में। आगे आओ, लीफ ब्लेड पढ़ रहे हैं। हाँ, डाइकोट में होगा, शीत मोनोकोट का फीचर है। ठीक है, आगे आओ भाई, इधर देखो, इधर ध्यान देंगे। इसको हम लीफ ब्लेड बोल रहे हैं, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। इसको लेमाइना या लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेमाइना या लीफ ब्लेड। यस, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इसका ये वाला पार्ट, ये सारा साइड वाली पार्ट, इसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन समझ में आता है? साइड, ये इस टिप को कहते हैं एपेक्स। यस, अब देखो, सबसे पहले ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। अच्छा ध्यान सुनना, इसमें ये वीन्स होती हैं, ध्यान सुनो। ये मिडरिब होती है, मिडरिब सबसे बड़ी वीन है। ये क्या है? लार्जेस्ट वीन है, सबसे बड़ी वीन यही होती है। उसके बाद जो बनी इसको वीन कह दो, सिंपल। और जो उससे पतली बने उसको वीनलेट कह दो। क्या बोल दो? वीनलेट, जैसे लीफलेट। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी वाली वीन को आप क्या बोलते हैं? मिडरिब। सही है, मिडरिब क्या होती है? वीन होती है। अब देखो, वीन क्या करती हैं? लीफ को खुला रखती हैं। खुला मतलब ऐसे रखती हैं। अगर वीन्स, देखो एक पतली चीज चादर है कोई, उसको फैला के रखने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो काम किसका होता है? वीन्स का होता है। सही है, क्लियर। और वीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। अब जरा समझना ध्यान से, मेरे पास ये वाली वीन है और एक ये वाली वीन है, ये मोटी है, ये पतली है, तो इसके वास्कुलर बंडल अंदर बड़े होंगे, इसके छोटे होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें मोटे वास्कुलर बंडल होंगे, इसमें पतले, और इसमें और पतले। तो इसका मतलब अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल डाइकोट लीफ में दिखते हैं, जिसमें ऐसी वीन्स दिखती है। जब हम मोनोकोट पढ़ेंगे उसकी भी दिखा रहा हूं। है कैसी बेटा? बरगद पैरेलल होती है, आप पढ़ रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? लीफ ब्लेड समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? लीफ ब्लेड मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। वीन्स क्या करती हैं? लीफ को क्या रखती हैं? खोल के ऐसे रखेंगी। लार्जेस्ट थिक मेन वीन को क्या कहते हैं? मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। यस, यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास? लेमाइना में क्या होगा? ऑन लेमाइना हमारे पास क्या होगी? वीन्स, मिडरिब, वीन्स और वीनलेट होंगी। मिडरिब होगी, वीन्स एंड वीनलेट। हाँ भाई, लीफ पे मेरिस्मेटिक सेल होते हैं? यस और नो? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं लीफ पे? शुरुआत में होते हैं, जब तक साइज बड़ा है लीफ का। लीफ के डिवाइडिंग सेल यहाँ होते हैं कॉर्नर पे, और यहाँ कॉर्नर पे होते हैं, और यहाँ बीच में होते हैं, यहाँ टिप पर। अगर डिवाइडिंग सेल नहीं होंगे तो लीफ का साइज नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या? वीन तो बेटा वो इतना पतला है, दोनों साइड दिखेगा, दोनों साइड दिखेगा, दिखती वीन्स होती है। ठीक है, हाँ, चलो आगे करेंगे।
पर तुम्हें ये जो नीचे वाली साइड में ज्यादा सिग्निफिकेंट पता चलेगा। है अभी पढ़ रहे हैं किसको नहीं बताया, जल्दी लिखो। विनेशन पढ़ा रहा हूं इसके बाद। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने लीफ बेस पढ़ लिया, पिट्यूल पढ़ लिया, अब ये पढ़ रहे लेमाइना। लेमाइना के अंदर ही टॉपिक है वीन्स की अरेंजमेंट, विनेशन और सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ये सब किस पर निर्भर है, लेमाइना पे। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, हाँ खुली रहेगी, अब मुरझा जाएगी वीन्स में। अगर वीन्स में पानी है, वीन्स में क्या है, पानी है, तो ऐसे खुली रहेगी। पानी कम होगा तो लीफ ऐसे मुरझा जाती है। मतलब दोबारा बोल, ऐसे खुली रहे, हाँ कर लोगी तो बेटा उसके कई रीजन हो सकते हैं। वीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो ऐसे मुड़ जाएगी, लीफ कर्लिंग कहते हैं, वो डिजीज में होता है। वायरस की डिजीज में जैसे वीन क्लियरिंग, वीन क्लियरिंग का मतलब वीन येलो हो गई, कलर हट गया उसमें से, तो उसे क्या बोलेंगे, वीन क्लियरिंग। सही है, बोलो सही है। लीफ कर्लिंग क्यों होगी, वीन्स उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है। अच्छा आपने उसमें देखा है घास की लीफ जब तोड़ देते हैं तो मुरझा जाती है जल्दी से, पानी कम हो गया उसमें। सही, वीन्स में पानी भरा रहता है तो खुली रहती है, पानी कम होते ही वो मुरझा जाती है क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो जाती है वीन की। ठीक है, देखा है घास की लीफ थोड़ी देर तोड़ने के बाद मुड़ जाती है। यस, चलें बेटा। और कोई जो रावण बना हो इस बार रामलीला में, हाथ खड़ा कर रहा है, कौन है भास्कर है? हैं? पढ़ ले भाई, कोई बात नहीं। बात बनवा लो, नहीं बस करो, चलो। हाँ हेडिंग डालो, जल्दी विनेशन पढ़ रहे हैं। ये वाली लाइन देखो जरा बेटा, वीन्स क्या देती है, वीन्स क्या देती है, इसको देगी दूसरा, ट्रांसपोर्ट करेगी किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। यस, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। अब जरा आगे चलते हैं, हमारे पास ये देखो, ये वाली लाइन समझो, शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, ये अलग अलग होता है। देखो सबसे पहले शेप, आपने अलग अलग शेप की लीफ, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये एक लीफ बना दी मैंने, एक लीफ ये है, ऐसा कुछ पीपल की लीफ में दिखता है आपको, तो ये टिप, एपेक्स अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या अलग है, देखो शेप अलग हो सकती है लीफ की, मार्जिन मतलब ये कोना, ये जो मार्जिन है ये तो ऐसा हो सकता है, किसी ने ऐसा कटा हुआ देखा लीफ का मार्जिन, है ना? हाँ, तो वो हो गया। अब देखो सरफेस, सरफेस सतह, एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, इंसीजन क्या होता है, कट, जो इस पे लीफ पे देखो, अगर किसी ने उसकी अशोक का ट्री देखा है उसमें बहुत हल्का हल्का होता है, चाइना रोज में ज्यादा है, तो कितना कट है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, इंसीजन मतलब कट। ये समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वीन्स की कैसी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से, दूसरा लेमाइना पे कट है उसके हिसाब से, सिंपल और कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, विनेशन। विनेशन क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ किस पर, लेमाइना पर। क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ, हाँ अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, वीन्स, वीनलेट किस पर, ऑन लेमाइना। यस, ऑन लेमाइना। ये हमारे पास दो टाइप की होती है, सिंपल सा ये। सबसे पहले हमारे पास है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, वीन्स क्या करती है, नेटवर्क फॉर्म करती है। वीन्स क्या करेंगी, फॉर्म नेटवर्क, क्या बना रही है बेटा, नेटवर्क बना रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, ध्यान दो सारे बच्चे, ये मेरे पास मिडरिब है, ठीक है, ये मेरे पास इसका बाकी का पार्ट है ऐसे, ये इसकी पेट्यूल है,
तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास ये वेन्स बननी स्टार्ट हो गई ऐसे, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, इस पर ये और पतली होती जा रही है ऐसे, समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से पतली होती जा रही है, ये क्लियर है? तो ये नेटवर्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ वीन्स है। अब ये नेटवर्क ऑफ वीन्स किस पर है? लमाइना पर है ना, पिट्यूल पर है ना, लीफ बेस पर है। ये समझ में आ रहा है? तो इसको हम कौन सी विनेशन कहते हैं? रेटिकुलेट। और ये हमेशा डाइकॉट में होती है। किस में होगा? डाइकॉट में। ये देखो, दूसरा हमारे पास होती है पैरेलल। पैरेलल विनेशन जो होती है बेटा, वो दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये मैंने लीफ बना दी इस तरीके से। ये वाली आपको दिखती है बनाना में, ये वाली दिखती है, इसीलिए आप लीफ को सीधा फाड़ सकते हो ऐसे। एक तो ये पैरेलल हो गई। दूसरी, ये वाली आपको बैम्बू में दिखती है। बैम्बू की लीफ ऐसे सीधी फटती है। समझ में आ रहा है? ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, क्लियर? अब क्या चीज? मेथी में? हाँ, मेज में। अच्छा, टर्मरिक? बेटा मैंने टर्मरिक का प्लांट देखा है। हाँ, टर्मरिक का प्लांट उसके जैसा होता है जो, हाँ, कैना का फ्लावर जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, इसमें क्या क्या आएगा? मोनोकोट। यस, ठीक है। हाँ बेटा, टर्मरिक। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, प्लांट का क्या हिस्सा हम यूज करते हैं एक अलग चीज है, पर ये सारे एंजियोस्पर्म है, इनकी अपनी रूट, स्टेम, लीफ तो होगी। अगर टर्मरिक डाइकोट है तो टैप रूट होगी। अगर मोनोकोट है तो कैसी रूट होगी? फाइब्रस होगी। अगर मोनोकोट है तो क्या बनेगा उसमें? ये वाली बीन्स बनेंगी। अब जैसे मान ले मैं कहता हूं पोटैटो, तो पोटैटो तो स्टेम यूज करते हैं हम, पर पोटैटो है सोलेनेसी में, सोलेनेसी डाइकोट है, तो उसकी विनेशन कैसी आएगी? रेटिकुलेट आएगी। समझ आ गया? सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर तुम्हें जो एग्जाम्पल याद रखने हैं मोनोकोट में, एक तो ग्रास याद रखनी है, और क्या याद रखनी है? लिलियेसियाई, यही बनाना याद कर लो। ठीक है, कोकोनट में भी कोकोनट की लीफ पैरेलल होती है, हाँ होनी चाहिए, है ना, पर दूसरे शेप की होती है ना। चलो शुगर केन लिख लो, ग्रास में आ गया। चलो ठीक है, नोट करो। ये क्या हुआ है भाई? अभी चलाया नहीं इन्होंने? हाँ, वही हॉस्टल वाला वो बंद करके चला गया होगा ना, जनरेटर वाला। हाँ, पटना में ऐसे ही होता है। अभी दिवाली की छुट्टी, पता नहीं दशहरे पे इतनी छुट्टी क्यों कर रहे लोग हैं हॉस्टल में। अब दिवाली के बाद भी कुछ चलता है? छठ के अलावा कह रहा हूं। क्रिसमस भी है? हाँ बेटा, विंटर वेकेशन ये चल नहीं रहा। हो गया? स्कूल स्कूल में बेटा इतनी छुट्टियां होती हैं। हाँ, हाँ। चलो आ जाओ, ये देख रहे, समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है सबको? हाँ, ये मेरे ख्याल से उसकी लीफ है, हल्दी की है ना? ऐसे सीधे, जल्दी करो। चला नहीं? चलो बनाओ जल्दी से भाई, सारी बता देगा, लिख जल्दी, जल्दी जल्दी लिख। और अच्छे बच्चों को दोस्त बनाए कर, इनसे दोस्ती तोड़ दे। सही है ना? ठीक है, छोड़ दे ना। अपना मार्क्स तक देखना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर दोबारा दोस्त बना लेना। ठीक है, टेस्ट के नंबर के हिसाब से। समझ आया? हाँ, नहीं करना, मुझे खुद नहीं पता। बात वो नहीं है ना, हमने टोटल 5-7 फैमिली याद कर रखी है।
ठीक है, वही पढ़ाते हैं। अरे यार तू क्यों नहीं समझ, बस मोनोकोटा ये याद रख। हाँ। बच्चे दिक्कत पता है क्या होती है, सबसे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बनाना की फैमिली याद ही नहीं करनी। हाँ। जो नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना ले। और मैं वो याद भी नहीं करता खुद से कि मुझे आना चाहिए, ऐसा क्या दिखा रहा हूँ। जल्दी लिखो यार, तुम लोग इतना टाइम लगा के लिखोगे तो कैसे होगा। चलें आगे। ठीक है, टाइप ऑफ लीफ पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन सीजन ऑन लेवाइना। बोर्ड पे ध्यान रखो भाई। क्या बना रहे हो भाई तुम लोग इतनी देर से, टोटल 12 वर्ड लिखे हुए। अच्छा, हरा पेन खोज रहा है ना, सही है, बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने, आ जाओ। देखो बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। हमारे पास टाइप ऑफ लीफ होती है, किसके आधार पे बना रही है, इन सीजन। ध्यान सुनेंगे, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इन सीजन। इन सीजन होता है कट, ऑन द बेसिस ऑफ इन सीजन ऑन लेमाइना। लेमाइना पे क्या इन सीजन है उसके आधार पे कर रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान रखना। सिंपल लीफ ये होती है, या तो मार्जिन पर कोई कट नहीं है, और मार्जिन पर कट है पर वो कट मिडरिप तक नहीं पहुंचता। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, ये मार्जिन साइड को बोलते हैं। तो मार्जिन कैसा है, स्मूथ, स्मूथ बोल सकते हैं इसको, या एंटायर बोलते हैं। एंटायर मतलब पूरा है, ठीक है। और यहां पर ये कट लगा हुआ है, इन सीजन है किस पर, ऑन मार्जिन, ठीक है। और पर वो क्या नहीं पहुंचता, नॉट रीच अप टू मिडरिप, ये मिडरिप तक नहीं पहुंचता। जैसे मान लो चाइना रोज का ही है, तो चाइना रोज में कट तो है पर वो कट क्या नहीं पहुंचता, मिडरिप तक नहीं पहुंचता। मतलब क्या हुआ कि ये जो कट है ना, ये इसको टच नहीं करता। समझ में आ रहा है, सो नहीं भाई प्लीज, इसको टच नहीं करता। समझ में आ रहा है, इन सीजन ऑन मार्जिन नॉट रीच अप टू मिडरिप। एग्जाम्पल में चाइना रोज। अब देखो कंपाउंड लीफ क्या होती है, मेरी तरफ सुनना ध्यान से। कंपाउंड शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें। तो कंपाउंड लीफ क्या होती है बेटा, हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास इन सीजन जो है, इन सीजन कहां तक पहुंच गया, रीच अप टू मिडरिप, मिडरिप तक पहुंच गया। उससे क्या हुआ, लेमाइना डिवाइड हो गया लीफलेट में। लेमाइना किस में डिवाइड हो गया, इनटू लीफलेट में। किस में डिवाइड हो गया, लीफलेट में। अब इधर देखें सारे बच्चे, मान लो ये ऐसे सिंपल लीफ मैंने बना दी दिखाने के लिए। इस पर ये मेरे पास ऐसे था, अब इसमें मैंने क्या किया, कट बना दिया। ध्यान से देखें, बोर्ड पे ध्यान रखो। मैंने इस पर इस तरीके से कट बना दिया बेटा, ऐसे। जो बच्चे समझ पाएंगे इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये इस तरीके से छोटे छोटे, ये देखो कट बना, और वो कट कहां तक पहुंच गया, मिड रिप तक पहुंच गया। उससे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, ये इससे अलग हो गए। अगर ये अलग हो गए ऐसे, तो ये इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलेंगे, लीफलेट। इसको क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे। और ये जो मिडरिप थी, इसका नाम बदल के रैकिस हो गया। ये समझ में आया, इसका नाम बदल के क्या हो गया, रैकिस हो गया। तो लेमाइना डिवाइड इनटू लीफलेट, सही है। और मिडरिप किस में कन्वर्ट हो गई, मिडरिप कन्वर्ट हो गई रैकिस में, इनटू रैकिस। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बच्चों को ऐसा लगता है पहले ये लीफ बनेगी उसके बाद ये ऐसे कट के बनेगी, नहीं, डायरेक्ट ऐसी बनती है। जैसे हम लोग मान लो, हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग मान लो बंदर से इवॉल्व हुए हैं, तो बचपन में बंदर बनते हो कि डायरेक्ट ह्यूमन बनते हो, डायरेक्ट ह्यूमन ही बनते हो ना। अरे बात समझ में आ गई, समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कंपाउंड लीफ डायरेक्टली ऐसी ही बनती है, पर ये बनी कैसे होगी वो बता रहे हैं। समझ में आ गया, इन सीजन कहां बना है,
इंसीजन कहां पर, लेमाइना पे। तो कंपाउंड लीफ में क्या है, इंसीजन ऑन लेमाइना है, ठीक है। और वो इंसीजन कहां होगा, मिडरिप पर। अगर आपसे पूछा जाए इंसीजन ऑन लेमाइना प्रेजेंट इन सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, बोथ, कट दोनों पे है। अगर पूछा जाए इंसीजन रीच अप टू मिडरिप, तब कंपाउंड लीफ। समझ आ रहा है। अब हमारे पास दो तरह की कंपाउंड लीफ है, दो टाइप की हैं, दो टाइप की कंपाउंड लीफ है, ध्यान से देखना। सबसे पहले है पाइनेट कंपाउंड, जो मैंने पहले बनाई है। ये पाइनेट कंपाउंड कैसी होती है जरा समझो इसे। ये आपके पास लीफ बेस है, ये आपके पास बेटा बात नहीं करेंगे, ये पिट्यूल है, और ये मेरे पास इस पे ये रैकिस है। अब इस पर मेरे पास क्या बन गई, ये मेरी बात समझ में आ रही है, ये सब क्या है, लीफलेट है। समझ में आया तो क्या क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। ये क्या है, लीफ बेस, ये क्या है, पिट्यूल, और ये क्या है, रैकिस। अब देखो इसमें आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि रैकिस जो है पिट्यूल के टॉप पर है और उस पर लीफलेट होती है। रैकिस ये है, किसके टॉप पर है, पिट्यूल के। तो रैकिस क्या है, रैकिस ऑन टॉप ऑफ पिट्यूल, सही है, ठीक है। जिस पर क्या होगी डेवलप, ऑन विच लीफलेट डेवलप। ऐसा मुझे नीम में मिलता है, रोज में मिल जाता है। अब देखो सेकंड है पाल्मेट कंपाउंड, जैसे हाथ का पाम होता है, हथेली, वैसे है पाल्मेट कंपाउंड। अब इसको जरा समझना, इसमें क्या होगा, ये मान लो पिट्यूल है और लीफलेट डायरेक्ट पिट्यूल के ऊपर लगी है, ऐसे कंपेयर करो ऊपर वाले से इसे। यहां पर रैकिस पिट्यूल पे लगा है, तो पाल्मेटली कंपाउंड में क्या एब्सेंट है, रैकिस एब्सेंट है, सही है। और लीफलेट कहां लगी है, लीफलेट कहां लगी है, ऑन टिप ऑफ पिट्यूल। ये समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल सिल्क कॉटन अकेला एग्जाम्पल है बेटा। सिल्क कॉटन मतलब एक ही एग्जाम्पल याद करना आपने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नीम रोज। क्लियर है। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है प्लीज पूछ लो। हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं है, मिडरिप बाद में रैकिस कहलाती है क्योंकि अब वो लीफलेट अटैच है। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। और कुछ, हाँ हाँ होता है। अभी येलो हुई है मतलब क्लोरोफिल अलग हुआ है। इधर देखो भाई पहले, अरे इधर ध्यान दो, पहले जो काम की चीज है वो देख लो। ऐसी आपने लीफ देखी हुई है, कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसी बनाती है बेटा। पौधे का नाम मुझे नहीं पता, आप बस ध्यान से सुनो जो मैं काम की चीज बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या लिखती है सुनो, एनसीईआरटी एक बात लिखती है, एक्सिलरी बड, नोट में लिखूंगा इसे बस मैं, एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन लीफ एक्सिल, नॉट नॉट एक्सिल ऑफ लीफलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर यहां एक्सिलरी बड है तो ये पूरी एक लीफ है। इसका मतलब ये दो बार कटी थी, एक बार ये ऐसे लीफलेट कटी और फिर ये भी कट गई छोटे छोटे में। समझ में आया, डबल कंपाउंड है। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि एक्सिलरी बड कहां प्रेजेंट होता है, लीफ एक्सिल पे, लीफलेट पे नहीं होता। अगर एक्सिलरी बड ये है तो इसका मतलब ये पूरी एक लीफ है। तो ये पूरी एक लीफ कैसे होगी, दो बार कटी होगी। पहले एक बार लीफलेट में कट गई, फिर वो लीफलेट फिर कट गई छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छा, अगर अगर मेरे पास यहां एक्सिलरी बड होती तो फिर ये लीफ होती, सही है। और अगर एक्सिलरी बड यहां होती तो ये सिंपल लीफ होती। कटी हुई थोड़ी है फिर वो। डेफिनेशन क्या कह रही है, एक्सिलरी बड अगर यहां है तो फिर ये लीफ होती, फिर तो ये सिंपल हो गई ना।
पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बट बता, कई बार क्या होता है इतना ज्यादा कटा होता है मामला, समझ ही नहीं आ रहा क्या कौन सी लीफलेट है कौन सी लीफ है। पहचान कैसे करोगे? एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड हमेशा किस पर होती है? लीफ पर, लीफलेट पर नहीं होती। तो अगर वो यहां है तो ये पूरी एक लीफ है, अगर यहां है तो फिर ये पूरी एक लीफ है, और अगर वो यहां है तो फिर ये लीफ हुई ना, फिर कंपाउंड थोड़ी हुई। समझ आया बेटा? पॉसिबल है, होते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे इसमें क्या हुआ, ये लीफलेट कट गई पहले, ये क्या था, रैकिस, अब ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट गई, तो एक्सिलरी बड यहां होगी ना अगर ये पूरी एक लीफ है। बोल, ठीक है, लाइन मिल जाएगी आपको। इसको नोट करेंगे। हाँ, नहीं बेटा, आपको वो लीफ एक साथ डेवलप करती है भाई। हाँ हाँ, बस क्रॉस बॉर्डर बात कर रहा है, लिख बेटा। एक्सिलरी बड से ब्रांच बनती है, उसके टिप पर एपिकल मेरिस्टेम होती है, उससे लीफ बनती है। ठीक है, या तो ब्रांच की टिप पर या शूट की टिप पर। ठीक है, करना भाई है। एपिकल मेरिस्टेम से हाँ डायरेक्ट कंपाउंड लीफ आती हैं, ये कंपाउंड ही आती हैं शुरू से, ऐसा नहीं कि पहले सिंपल बन के कटेगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम एज्यूम कर रहे हैं बनी कैसे थी, डेवलपमेंट बता रहे हैं। बोल बेटा, क्या नहीं आया इसमें बता। एक पिट्योल के ऊपर लीफलेट लग गई, पालमेट, जैसे हाथ की हथेली पर ये लीफ, ये फिंगर्स लगी हैं। पाइनेट कंपाउंड पे क्या होगा, पिट्योल है उस पे पहले रैकिस लगेगा, रैकिस पे लगेगी, तो कॉमन एक्सिस क्या है, रैकिस। रैकिस नहीं है उसमें, उसमें जो पिट्यूल है उसी के टॉप पर लग गया है। जल्दी करो बेटा, हो गया। ब्रैक्ट फ्लावर में होता है, स्टिक्यूल लीफ में बस है, प्रोटेक्शन होता है इनिशियल स्टेज में, बस। हाँ हाँ, बोल सकता है, पर तेरे को पता है क्या, कि ब्रैक्ट दिमाग में रख, फ्लावर में, और स्टिप्यूल लीफ बेस से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलें, जल्दी लिखो। दोबारा बोल। ये सब एनवायरमेंट, असल में क्या होता है, बड़ी लीफ जो होगी ना, उस पर कोई चीज लगेगी या हवा से फट जाती है, तो वो उस एरिया में क्या करते हैं, जहां तेज हवा होगी कंपाउंड लीफ बना देगा वो। बड़ा लेमाइना फट जाएगा ना, तो बेटर है कि छोटा बनाते हैं उसको। पपाया में यही होता है, हाँ पपाया में थोड़ा सा उसके लेमाइना को काट देते हैं। अब वो चेक कर लेना मिड तक कटा है कि नहीं, पूरा कटा होता है मिड तक नहीं है। सिल्क कॉटन एक नाम है, जैसे गुलाब जामुन एक ही होता है ना भाई, गुलाब अलग, जामुन थोड़ी अलग है। ठीक है, सिल्क कॉटन एक नाम है। ठीक है, जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अगर आ रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उसको पूरी 6 क्लास में फिनिश भी करें। थोड़ा टाइमिंग का देखता हूं मैं, अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पर क्लास मिलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अभी बचे हुए चैप्टर्स में, बड़े चैप्टर्स में है, 4 से 5 क्लास लगेंगी, रेस्पिरेशन उतनी लगेगी आपकी 4 क्लास के आसपास, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। एनॉटपी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि है नहीं सिलेबस में।
रेस्पिरेशन 4-5 क्लास लगेगी, स्ट्रक्चर कराने पड़ेंगे उसमें। बच्चे पॉइंट क्या है कि अगर मैं पूरे वीक में हूं तो कोई ऐसा चैप्टर कराएं जो खत्म हो जाए, इसलिए। ठीक है, हो सकता है मैं फोटोसिंथेसिस के बाद एनाटॉमी करा दूं, वो डिपेंड करेगा ना कि कब कौन सा वीक पड़ रहा है। मान लो वो वीक पड़ रहा है कि 2 दिन बाद दिवाली बंद हो रहा है, छठ बंद हो रहा है, 3, जैसे इस वीक में 2 ही दिन थे, अगर पिछले फ्राइडे खत्म हो गया होता तो मैं कोशिश करता एनाटॉमी 2 दिन या 3 दिन में हो जाए। ठीक है, हाँ आगे चले बेटा। नहीं नहीं, रोज लिख ले, नीम रोज दोनों में होता है, लिख लेना, कोई बात। एनसीईआरटी में है रोज? नहीं है, सिर्फ नीम है, तो फिर रोज काट दो भाई, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कट कर दे भाई, मैं, तुझे क्या लग रहा है मैं पहले जाके पेड़ देखता हूँ फिर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, हाँ। क्या होगा ना, दिक्कत क्या, मैं बताता हूँ, दिक्कत ये होता है कि मॉर्फो को टीचर्स ने जैसे पढ़ाया ना, अपने आसपास की चीजें लिखवा दी, उससे क्या होगा, डाटा वो खो जाएगा जो एनसीईआरटी का है। हमने सिर्फ एनसीईआरटी के डाटा पे रखना है। अभी तक अगर आप देखोगे लीफ में सिर्फ कौन सा डाटा आया है हमारे पास, ये पाइनेट और पाल्मेट ही तो आया है, और फिर हमारे पास स्टिप्यूल आ गया है ना, फुलवाइनस आ गया और लीफ शीट, 5 ही एग्जाम्पल आए ना अभी तक। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल क्या करेंगे, परेशान करेंगे, है ना उस। हाँ बेटा, कटती है वो, पर वो कैसे, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या रहा होगा, ये पाल्मेट वाली जो लीफ रही होगी वो इस तरीके की रही होगी, ऐसी लीफ रही होगी, अब इसको काट दिया, सही, वो लीफ अलग टाइप की रही होगी। चलो भाई, हो गया इसको। बेटा ये रैकिस नाम बदल के रैकिस हो गया, है मिड्री भी है ये, इसको नहीं क्यों बोलेगी, वो लीफलेट है बेटा, ये पिट्यूल है, ये लीफलेट है ना, लीफलेट को इससे मिड्रिप क्यों बोलेगी, मिड्रिप एब्सेंट है। चलो आगे करेंगे, लिख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, वो लाइन पढ़ो जो लिखा हुआ उसने कि लीफ वो कहां होती है, मिला किसी को, मिली वो लाइन, नहीं मिली बेटा, तुम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है, यहाँ पे देख, यहाँ कहीं लिखी होगी, यहाँ पे कहाँ गया, टाइप ऑफ लीफ में देख कि लीफ एक्सिल पर होती है, मिला नहीं मिला है, जो शाबाश, ढूंढना है क्या है ये ढूंढना है, उसका मतलब ये है जो मैंने यहाँ 5 मिनट समझाया। हाँ, इससे पहचान होती है लीफ कौन सी है, ये जो बात है इससे क्या पता चलेगा, लीफ कौन सी है, लीफ कहां से देखनी है आपने, मिला नहीं मिला, ठीक है, ये समझने वाली बात है। चलो लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, नोट लिख लो ये जल्दी से, लिख लिया, नहीं वो क्यों बनाएगी बेटा, वो तो समझा, असल में क्या है, ये लाइन का मतलब नहीं समझ में आता क्या बोलना चाह रहा है वो, इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आपसे मतलब पूछा जाए, इस बार लाइन का मतलब ये है कि लीफलेट के एक्सिल में क्या नहीं होती, एक्सिलरी बड नहीं होती, इसका मतलब एक्सिलरी बड सिर्फ लीफ पे होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसी लीफ बनी है जिसमें बहुत सारे टुकड़े कटे हुए हैं, अब पहचानोगे कौन से लीफ कहां से है। अगर एक्सिलरी बड यहां है तो ये पूरी एक लीफ है, 2 बार कटी हुई है, अगर एक्सिलरी बड यहां है तो फिर ये एक लीफ है, और अगर एक्सिलरी बड ये है तो फिर ये सिंपल लीफ हो गई, क्योंकि फिर ये कटी हुई नहीं है ना, समझ में आया, ऐसे देखना है बस, क्या, लीफलेट के एक्सिल पर एक्सिलरी बड, लीफ के एक्सिल पे, उल्टा बोल रहा है, कहां बना है, इधर इधर बोर्ड पे दिखा मुझे, जल्दी आ, जल्दी दिखा, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ, हाँ दिखा तो सही कहां है, ये तो मैं कह रहा हूं जब ये बन जाएगा तो फिर ये लीफलेट थोड़ी रह जाएगी, हाँ नहीं समझ में आया,
ठीक है, मेरी बात समझ में आई? फिर किसी को लग रहा है लीफलेट पे? टॉपिक समझो बेटा। हाँ, हेडिंग डालो, फाइलोटैक्सी। हाँ, फाइलोटैक्सी, जल्दी। एक क्वेश्चन, भाई सब्जी ना बेचो प्लीज, इधर आ जाओ। टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, भाई इट इज अरेंजमेंट ऑफ किसकी? लीफ की। ठीक है, किस पर? ब्रांच और स्टेम। अब जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसको ध्यान से देखो ना, पहले तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, फिर बाद में समझ नहीं आता। इधर देखो मेरे पास, लीफ, लीफ किस पे डेवलप करती है? नोड पे। हमारे पास तीन तरह की लीफ की अरेंजमेंट मिलती है। सबसे पहले अल्टरनेट, एक नोड पर एक लीफ होगी। एक नोड पर क्या होगी? एक लीफ। तो ऑन ईच नोड मेरे पास कितनी लीफ है? एक लीफ है। ठीक है, अब यहां एक नोड पर दो लीफ हैं, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। तो एक नोड पर कितनी लीफ है? दो लीफ है। यहां से एग्जांपल के क्वेश्चन आते हैं। यहां पर एक नोड पर दो से ज्यादा, तो एक नोड पर मोर देन टू लीफ, मोर देन टू लीफ। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इधर देखो बेटा, बोतल देखो, ये बंद है बोतल। हाँ, ठीक है, देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो ध्यान से। कभी भी अपने पास कोई ब्रांच देखना तोड़ के, ठीक है? आप कैसे देखोगे मैं समझाता हूं। देखो, उस ब्रांच को ऐसे सामने रखना, आपको एक लीफ यहां दिखेगी, ठीक है? दूसरी यहां दिखेगी, तीसरी यहां दिखेगी, चौथी यहां दिखेगी, पांचवी यहां दिखेगी। मतलब पहली और पांचवी एकदम आगे पीछे है। इसका मतलब पूरे सर्कल में चार लीफ हैं। समझ में आया? किसी ब्रांच को ऐसे सीधे रखो। अल्टरनेट का एक और नाम स्पाइरल भी होता है, क्योंकि एक नोड पर एक लीफ यहां लगा दी, अगली नोड पर यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां। ऐसा नहीं करते कि एक लीफ यहां दूसरी यहां, इस ऐसे लगाओगे तो लाइट कैसे पड़ेगा? समझ आ रहा है? अल्टरनेट का मतलब एक यहां अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, एक लीफ यहां और फिर फोर्थ लीफ है, तो पूरे सर्कल में तीन है, फिर दो लीफ के बीच का एंगल 120। समझ आ रहा है? एक यहां है, दूसरी यहां है, तीसरी यहां है, चौथी यहां, पांचवी, पहली और पांचवी आगे पीछे है, तो दो लीफ का एंगल 90 डिग्री। समझ आ रहा है? कभी किसी प्लांट की कोई ब्रांच तोड़कर जब ऐसे सीधे रखोगे ना, आपको समझ आ जाएगी पहली और पांचवी आगे पीछे है कि पहली चौथी आगे पीछे, या पहली तीसरी। अगर पहली तीसरी होगी कि दो के बीच का 180 हो जाएगा, पूरा सर्कल घूमता है। अल्टरनेट का एक और नाम इसलिए क्या रखते हैं हम लोग? स्पाइरल। यस, और ये मोस्ट कॉमन है, प्लांट को ये सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट इसमें पड़ने के चांसेस हैं। सही है? अब जरा ये वाला देखो, अपोजिट। अपोजिट में दो, एक यहां है, तो फिर वो दूसरी यहां और यहां लगाता है। ट्राई वो ये करता है। सही है? गुआवा में क्या करता है? वो लाइन से लगाता चला जाता है। अगर आप देखोगे ना अमरूद में, लाइन से दो दो लगी चल रहती हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो हमारे पास बेटा एक नोड पे दो लीफ होंगी। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुआवा है और एक कैलोट्रोपिस है। क्या है? कैलोट्रोपिस। और इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है, एल्स्टोनिया। ये बहुत कॉमन है, अल्टरनेट बहुत कॉमन है। ये आपको किस में मिल जाएगी? मस्टर्ड में, सरसों में, ठीक है, चाइना रोज में, सनफ्लावर में। तो इसके कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं है कि जो आप ध्यान रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन है। हर दूसरे प्लांट में यही होती है, हर दूसरे प्लांट में अल्टरनेट होती है। समझ आ रहा है? ये रेयर है। कौन कौन सी? अपोजिट और वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक और एग्जाम्पल नीरियम होता था पहले, हम नहीं लिखवाते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 25 आ जाएगा। ब्रांच 5 है, एक ब्रांच पे 5 नोड है, टोटल 25 नोड हो गई। सही है? तो 25 नोड का मतलब 25 लीफ। यस, यही होगा ना? अगर ये अपोजिट होता तो 50 आ जाता। सही है? और अगर वर्ल्ड होता तो मोर देन 50। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीफ। यस, नंबर ऑफ लीफ। इसी को स्पाइरल बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइरल। प्लांट को देखने का तरीका बता दिया, कैसे देखोगे आपको, मैक्सिमम कौन सी मिलती है, और हर प्लांट में अल्टरनेट दिखेगी आपको। सही तरीका आपको क्या होगा, आपको कई बार पता नहीं चलेगा, ध्यान से देखोगे नहीं तो, क्योंकि बहुत कई बार पास हो जाती है नोट। आप स्टेम को ऐसे रखो, थोड़ी बड़ी लेना ब्रांच, ठीक है, उसके बाद ऐसे रख के जब देखोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि पहली के पीछे चौथी है या तीसरी है। ठीक है, सही है, बोलो, ठीक है, चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस बाद में, ठीक है ना। हाँ, इतना ही करो आज। कोई डाउट है किसी का? हाँ भाई, नहीं करना यार लीव स्टैम्प।